हेलो स्टूडेंट, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा पहला क्लासेस है, पहला बैच है केमिस्ट्री का क्लास 10 का। क्लास 10 में पहला लेक्चर है और क्लास 10 में हम हर चैप्टर वाइज को पढ़ाएंगे। जैसे कुछ केमिस्ट्री के जितने भी लेसन हैं हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, जिसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और तीसरा आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा कार्बन इट्स कंपाउंड, और पांचवा है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। खास करके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण, एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण, मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु तथा अधातु, कार्बन इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उनके यौगिक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए केमिस्ट्री को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लें। जैसे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान हम किसे कहते हैं। तो ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म एवं उनके संगठनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान रसायन विज्ञान मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एंड दूसरा आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम बताएं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। एक बार फिर से सुनिए। ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्टडी फॉर कंपोजिशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म एवं उनके संगठन तथा उनकी संख्यात्मक का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक रसायन। दूसरा आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा आपका है अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, दूसरा आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और तीसरा आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि ये भी एक रसायन विज्ञान का भाग है, ये भी एक रसायन विज्ञान का भाग है, और ये भी एक रसायन विज्ञान का भाग है। और रसायन विज्ञान जो है हमारा विज्ञान का भाग है, इसलिए हम पढ़े हैं, जब भी डिफिनेशन बोले हैं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी विज्ञान की वह शाखा को हम रसायन विज्ञान बोले हैं। अब रसायन विज्ञान की शाखाओं को हम पढ़ेंगे, जब भी डिफिनेशन हम लिखेंगे या परिभाषित करेंगे, तो अगर हमको भौतिक रसायन को परिभाषित करना है तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का भौतिक विनिमय द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का भौतिक विनिमय द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है, या कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। आइए कुछ पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लें जो हमें बहुत जानना जरूरी है। इसमें आप लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9th में, प्रीवियस क्लासेस में है, आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे जिसे तत्व कहते हैं। तत्व कितने होते हैं? 119। 118 भी पहले माना जाता था, अब 119 हो गए, जिनमें तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपका एक होता है मेटल, दूसरा होता है मेटलॉइड, और तीसरा होता है नॉन मेटल। धातु, उपधातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं? वे धातु जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे धातु कहते हैं। वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो, त्यागने की, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, लॉस करता हो। क्या करता हो? लॉस करता हो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो उसे धातु कहेंगे, या वे तत्व जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहेंगे। अधातु आपका ठीक जस्ट लाइक वाइस वर्सा, ठीक उल्टा, यानी कि इसमें जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसे अधातु कहते हैं। एक और डेफिनेशन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसे अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसे अधातु कहते हैं। इसमें मेटलाइट की दोनों प्रॉपर्टी आती है। मेटलाइट उपधातु वे तत्व जिनका गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों पाया जाता है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, अब आइए मेटल में देखते हैं। मेटल हमारा टोटल संख्या 92 पाया जाता है, और नॉन मेटल जो है हमारा 19 पाया जाता है, और इनमें आयन आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? आयन। आयन आयन आप लोग पढ़े होंगे कि आयन कितने होते हैं? 2 आयन होते हैं। पहला आपका है पॉजिटिव आयन या केटायन, और दूसरा आपका है एनोयन। दूसरा आपका है एनोयन। ठीक, केटायन और एनायन। इसको केटायन को पॉजिटिव और एनायन को निगेटिव, यानी कि आयन को हिंदी में कहते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज या आवेश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है चार्ज। चार्ज 2 होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव और दूसरा आपका होता है निगेटिव, यानी एक आपका प्लस और एक आपका माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। अब इन तत्वों में वे तत्व जिनमें पॉजिटिव आयन होते हैं, कौन से आयन होते हैं? पॉजिटिव आयन, उन्हें भी हम मेटल्स कहते हैं। और वे तत्व जिनमें निगेटिव आयन होते हैं उनको नॉन मेटल्स कहते हैं, यानी कि वह तत्व जो धनायन हो उसे धातु कहेंगे, और वह तत्व जो ऋणायन हो उसे अधातु कहेंगे। अब ये सभी तत्वों को, मतलब 92 तत्वों का हमको धनायन और 19 तत्वों का ऋणायन ज्ञात होगा, तभी हम पहले चैप्टर को पढ़ पाएंगे। आइए कैसे ज्ञात किया जाता है इनमें धनायन तथा ऋणायन, देखा जा रहा है। आपने सुना होगा बोहर का नियम।
बोरबरी का नियम का, बोरबरी ने सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 4 क्वांटा सिद्धांत दिए थे। पहला K, दूसरा L और तीसरा M और चौथा आपका N। इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। K वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ठीक है। अब इसमें ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2, 8, 18, 32 भरते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम कितना भर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, सेल में? 2, 8, 18 और 32। और इनमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन, कम से कम इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8, 8 और 8, इतने इलेक्ट्रॉन भर के हम किसी भी तत्व के आयन के बारे में जान जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, सोडियम ले रहे हैं। सोडियम का क्रमांक हमको पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। सोडियम का यूनिट कितना होता है? 11, 11। अब हम इन चारों ऑर्बिट को एक स्थान पे लिख दें, K, L, M और N। यहाँ पे K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। L ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। यानी 2 और 8 कितना हो गया? 10। बचा कितना? 1। इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और ये हमारा जो है प्लस में आएगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी भी ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा? पॉजिटिव में। और 4 जो है ये भी पॉजिटिव में आता है। 4 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं तब भी वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन इनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इलेक्ट्रॉन ये त्यागते नहीं। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा, अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी जाएगी। इसमें हम सभी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 8, 8, 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 में कितना कम है कि 8 हो जाए? 3 कम है, यानी 3 होता तो क्या हो जाता? 8 हो जाता है। यानी कि इसका माइनस कितना? 3। 6 होता है तो कितना कम है? 2 कम है, यानी -2। और 7 होगा तो कितना कम है? 1 कम है, यानी -1। चलिए अब आप लोग निकाल सकते हैं, यानी सोडियम किस में कितना प्लस में आएगा? 1 प्लस में। अब एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम का 12 है। ठीक है। 12 में हम भर रहे हैं, जैसे 2, 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। बचा कितना? 2। अब 2 हम कहे हैं कि जब भी किसी ऑर्बिट में आएगा तो वो कितना किस में रहेगा? प्लस में। यानी मैग्नीशियम पे कितना? +2। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 13। 2, 8, 8, 2, 10। बचा कितना? 3। ये किस में आ गया? प्लस में। यानी एल्युमिनियम पे कितना? +3। ठीक है। अब कुछ नॉन मेटल्स के देखे जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉन मेटल में कुछ एग्जांपल देखा जाए, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितने क्रमांक होता है? 8। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। अब देखो यल में कितना भरा जा रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 निकल गया, बचा कितना? 6। अभी हम बोले कि जब ऑर्बिट में 6 आएगा तो उसका माइनस कितना होगा? 2, यानी माइनस कितना? 2। ऑक्सीजन पे कितना? -2। समझ गए। अब इसी तरह के एलियन से एक मतलब मैक्सिमम 25 से 30 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उनका प्लस और माइनस हम जान सकते हैं। ठीक है। अब प्लस माइनस जब जानेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको किसी भी तत्व का, या मेटल्स हो या नॉन मेटल हो, उनका आयन ज्ञात करना पड़ेगा। यानी आयन हमको पता होगा तो हम केमिकल रिएक्शन आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, बच्चे जल्दी जल्दी करिएगा। पहला है दे रहे हैं नाइट्रोजन का। इस पे आप बताइए कितना माइनस होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना माइनस। देखिए नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है? 7। इसमें 2 के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। 7 में से 2 निकल गया, कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 5 बच गया, यानी माइनस कितना? 3। यानी नाइट्रोजन पे कितना? -3 आ गया। ठीक है। इसी तरह हम सभी तत्वों का, अगर जो माइनस में आ रहा है वो अधातु है और जो प्लस में आ रहा है वो क्या है? धातु है।
यानी यहाँ पे देखिए अगर प्लस में आ रहा है और माइनस में आ रहा है तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहा है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख रहा है। यानी कि ये त्याग रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स की यही डिफिनेशन हम पढ़े हैं कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो उसे धातु कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो उसे अधातु कहेंगे। या तो ऐसे भी हम तो क्लासिफिकेशन मतलब डिफिनेशन तो दे दिए कि मतलब अगर किसी भी तत्व में आयन प्लस आ रहा है तो वो मेटल है और माइनस आ रहा है तो वो नॉन मेटल है। प्लस का मतलब हो गया कि अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका, आप पहला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग एक गाना सुने हो कि यहाँ पे रिएक्शन जब भी हम पढ़ेंगे तो प्लस और माइनस के बीच ही हमको पढ़ना है। प्लस माइनस जब तक नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि गाना सुने हो कि चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, और हम भी ना होते ना तुम भी होते। अगर हम और तुम नहीं होते तो ये केमिस्ट्री नहीं होती। इसलिए केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं या रिएक्शन कभी भी पढ़ना हो तो हमको प्लस तत्व का प्लस और माइनस ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इस चैप्टर को ध्यान से 9th में जो चीज़ें पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा और सभी तत्वों का प्लस और माइनस ज्ञात कर लीजिए। प्लस माइनस जब तक नहीं ज्ञात करेंगे तब तक होगा ही नहीं। एक चीज़ और पढ़े हैं क्लास 9th में, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप लोग पढ़े हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस इसमें हमको ये कहना है कि अगर हम किसी भी तत्व का या किसी भी एटम्स का, परमाणु का जब रासायनिक संयोग करते हैं, क्या करते हैं, रासायनिक संयोग, तो हमको एक नया पदार्थ मिलता है, यानी न्यू सबस्टांस मिल जाता है। क्या मिलेगा, नया पदार्थ। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, नया पदार्थ। ठीक है, नया पदार्थ मिलेगा। और जब कंजर्वेशन मास में यानी कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम में एंटोनियो लेवाइजर ने यही कहा है कि अगर हम कोई पदार्थ अभिकारक के रूप में लेते हैं तो उसको, या लेकर हम कोई पदार्थ नया बना रहे हैं तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो हमको इनसे नया पदार्थ मिलता है उसको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। यानी देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मैग्नीशियम रिबन हो, मैग्नीशियम धागा हो, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या कर दें, जला दें, इस मैग्नीशियम को जला दें। अब ये जो है मैग्नीशियम का हम आयन चार्ज निकालेंगे और ऑक्सीजन का आयन निकालेंगे। जैसे मैग्नीशियम का आयन निकालना होगा तो हम मैग्नीशियम का क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होगा, 12। अब हमको बोहर का नियम पता होना चाहिए कि K11 पे इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, तो इसमें K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब जितना बचा इलेक्ट्रॉन वो हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में। यानी कि हम इससे जान गए कि मैग्नीशियम पे क्या है, प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन का देखेंगे तो उसका क्रमांक है 8 और K, L, M और N। इस K में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 6। जब 6 बचा तो हम पढ़े हैं कि किसी भी कक्ष में या कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो माइनस में होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना माइनस, 2 माइनस। ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना है, 2, तो दोनों ऑक्सीजन का -2 होगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस। खैर हमको ये नहीं ध्यान देना है, हमको ये देना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी प्लस है हमेशा माइनस को चाहेगा। ठीक है, यानी प्लस हमेशा कहाँ चाहेगा, माइनस के पास। एक गाना याद रखना कि चाहा हूँ तुझको चाहूँगा हरदम, यानी प्लस हमेशा किसको चाहेगा, माइनस को। तो ये माइनस के पास जाएगा। तो आप क्लास 9th में पढ़े हैं क्रीज क्रॉस का मेथड। क्रीज क्रॉस के मेथड में हम किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे इसका आयन चार्ज है +2 और इसका आयन चार्ज है -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई।
दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो हम क्या लग सकते हैं, कॉमन ले लेंगे MgO, यही बना, यानी ये दोनों जुड़ गए। कह रहा है ना कि प्लस किसको चाह रहा है, माइनस को, तो जब चाहेगा तो वो एक साथ जुड़ जाएंगे। अब दोनों की संख्या जब बराबर है, आयन संख्या बराबर है, तो हम कॉमन ले लिए 2। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा जा रहा है कि रिएक्शन हमारा सही है कि नहीं, अभिक्रिया हमारा सही है कि नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये कहा जा रहा है कि जब हम कोई पदार्थ लेते हैं तो उसको अभिकारक के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं, अभिकारक के रूप में, और जो उनसे हमको पदार्थ मिलता है उसको हम बोलते हैं उत्पादक। तो द्रव्यमान संरक्षण में जो एंटोनियो लेवाइजर ने कहा कि कभी भी हम रासायनिक संयोग कराएंगे दो पदार्थों के बीच तो उनका अभिकारक की संख्या उत्पादक की संख्या के बराबर होगी। बस इतना जानिए कि अभिकारक को हम R से डिनोट यानी रिएक्टेंट, और उत्पादक को हम प्रोडक्ट से P से, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, यानी कि अभिकारक बराबर उत्पादक, दोनों की संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट। तो आप देखिए, अब इसको रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि संख्या बराबर है कि नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिधर से संख्या अगर ज्यादा होगी, ये तो इसको नहीं गिनना है, ये तो हमारा आयनिक चार्ज है, हमको संख्या यहाँ से मॉलिक्यूल्स के रूप में गिनना है, अणु जो होते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, क्योंकि कॉमन है तो दोनों हैं। अब इधर आ जाएंगे तो मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, यहाँ पे तो हमको 1 मिला, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, यानी ऑक्सीजन एक अभिकारक है, इधर ये उत्पादक है, तो इन दोनों की संख्या तो बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बराबर नहीं है। तो अब इसको हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा, तो हम मैग्नीशियम की संख्या क्या ले लेंगे, 2। अब हमारा रिएक्शन सही होगा, कोई दिक्कत। एक हम दे रहे हैं, आप अपने से करिएगा, सोडियम को ऑक्सीजन में जला दीजिए, सोडियम को ऑक्सीजन में जला दीजिए। अच्छा, सोडियम तो जब भी एक बार सोडियम के बारे में जान लीजिए, सोडियम जो है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही आएगा वो जल जाते हैं क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सक्रियता इनकी बहुत अधिक होती है, वो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो वो जल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में, ऑयल में रखते हैं, ठीक है। देखिए पहले इनका आयनिक चार्ज निकालिए, सोडियम का आयनिक चार्ज, यानी सोडियम का क्रमांक कितना होता है, 11, K, L, M और N। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना, 1, जो किस में आ गया, प्लस में, यानी सोडियम पे हमको पता चल गया कि ये क्या है, +1 है। ऑक्सीजन का आप यहाँ पीछे पढ़े ये हैं कि ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, कितना माइनस, 2 माइनस, यानी 6 में 2 और रहता तो ये 8 हो जाता। तो अब इस पे कितना, -2। अब देख रहे हैं कि अगर सोडियम प्लस में है और ऑक्सीजन किस में है, माइनस में, तो प्लस किसको चाहेगा, माइनस को, यानी कि प्लस हमेशा किस ओर जाएगा, किसके पास जाएगा, माइनस के पास। तो अब क्रीस क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें, +1 और ऑक्सीजन का -2। तो अब देखिए कि अगर सोडियम का क्रीस क्रॉस किया जाए तो इस सोडियम कितनी बार, 2 बार, और ऑक्सीजन का 1 बार। तो सोडियम 2 बार हो गया और ऑक्सीजन कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम का कराए थे तो दोनों की संख्याएं बराबर थी, इसलिए हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे हमको संख्या बराबर नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा Na की संख्या कितनी, 2 बार, और O की संख्या कितनी, 1 बार, ठीक है। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन कंप्लीट। अब ये कह रहा है कि क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह अभिक्रिया सही है। तो अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह अभिक्रिया सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम की संख्या जो है 2 है, सोडियम बराबर 2, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, सोडियम की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। कोई बराबर है नहीं, यानी रिएक्शन अभी हमारा सही नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कह रहा है कि जब तक अभिकारक उत्पादक के बराबर नहीं होगा तब तक कोई नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं, अब हमको
अलग करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर देखें कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले हम ऑक्सीजन को ही बढ़ा दें। तो यहाँ जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है क्रिस क्रॉस मेथड से, यानी क्रिस क्रॉस जब हम किए हैं तो हमारा यही बना है। तो अब हम ये चीज़ लिख कर जब भी घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 2 कर दिए, तो अब यहाँ पे 2 कर दिए तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 2। ठीक है, ये कॉमन है तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 दुना के 4 हो गई, यानी सोडियम की संख्या कितनी हो गई? 4। अब सोडियम की संख्या 4 हो गई, तो अभी तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है, नहीं अभिकारक उत्पादक के बराबर है। ऑक्सीजन तो हमारा देखिए बराबर हो गया। अब बचा कौन सा? सोडियम। सोडियम यहाँ कितना है? 4 है, तो यहाँ हमको कितना लेना होगा? 4। तो यहाँ पे हम क्या ले लें? 4। अब हमारा रिएक्शन सही हो गया। इसको अगर अच्छे से लिखना है तो एक बार यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4Na प्लस O2 रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बना 2Na2O। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं? सोडियम। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और ये आपका है सोडियम ऑक्साइड। बस आयनिक चार्ज, आयन चार्ज आपको पता होना चाहिए, क्रिस क्रॉस मेथड पता होना चाहिए। ये अब क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। अगर ये आपको पता है तो रिएक्शन एकदम आसान है। पहला चैप्टर आप एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गाना गाइए और पढ़िए। गाना हम बता दिए कि प्लस किसको चाह रहा है? माइनस को, यानी चाह है तुझको चाहूँगा हरदम, यानी प्लस हमेशा जाएगा तो माइनस के पास ही जाएगा। ठीक है, अब आप अपना घर पे एग्जाम्पल करिएगा। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें जानने के बाद अब हम टॉपिक पे चलेंगे। मुझे उम्मीद हो कि आप लोग ये टॉपिक क्लियर कर लें, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ये मुझे नहीं आया। उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा, फिर उसके बाद ही मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक ये नहीं आएंगे, यानी आयन चार्ज आपको पता नहीं होगा, कितना आयनिक चार्ज है, कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ना पता होगा, तब तक आप रिएक्शन नहीं बना सकते। इसलिए आपको सबसे पहले, यानी पहला चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करना होगा। टॉपिक क्लियर हुआ तो आपको आसानी से पहला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें देखिए हम जो ये बैलेंस कर रही है, ये मतलब अभिकारक और उत्पादक को बराबर करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मतलब संतुलित करना या बैलेंस करना। तो बैलेंस आपके चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा खास मत देखिएगा, थोड़ा सा बस आयन चार्ज आपको पता होना चाहिए। बाकी रिएक्शन तो आप गाना गा के लगा सकते हैं। ठीक है।